Welcome back to our channel. This video we're going to discuss about grievances handling. In previous video of our we have discussed grievances, what is grievances, causes of grievances, effect of grievances. But this time we're going to discuss about grievances handling. हमने डिस्कस कर लिया कैसे ग्रीवियंसेस होते हैं, उससे क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, सब हमने पढ़ लिया है. अब हम देखेंगे कि ग्रीवियंसेस को हैंडल कैसे करना है. अब तो प्रॉब्लम हो गई, इशू हो गया है, ग्रीवियंसेस जनरेट हो गए हैं, किसी के मन में आ चुका है कि उसके साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, आप प्रिवेंट नहीं कर पाए. तो अब उसे हैंडल कैसे करेंगे, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. उसका प्रोसेस, फीचर, डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ किया जाता है हैंडलिंग को लेकर, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट इनटू इट. Grievances handling. It is the management of employee dissatisfaction or complaint, example favoritism, workplace harassment और wages cut. तो ये क्या कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट होता है, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन या कंप्लेंट जो किसी एम्प्लॉय के पास है, उसका मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना. और वो किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग हो सकती है, वर्क रिलेटेड, वो आपका हरासमेंट हो गया, फेवरेटिज्म हो गया, वर्क लाइफ से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई. तो ये सारी चीज़ों से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ग्रीवियंसेस आ रहे हैं, तो उसका मैनेजमेंट ही ग्रीवियंसेस हैंडलिंग में आता है. तो ये आपका हो गया ग्रीवियंसेस हैंडलिंग. उसके पहले आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वहाँ पे ग्रीवियंसेस है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी वर्कर के पास कोई इश्यूज़ तो नहीं है, वो डिससेटिस्फाइड नहीं है. तो उसको पहले आप आइडेंटिफाई करना ज़रूरी था, तभी आप उसको हैंडल कर पाओगे. तो उसके लिए मेजर जो पॉइंट्स होते हैं, आप जिस जिस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ग्रिप बॉक्स, ओपन डोर पॉलिसी और एग्जिट इंटरव्यू. ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, और भी होते हैं. पहले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं. आप डायरेक्टली अपने वर्कफोर्स को ऑब्जर्व करोगे, उनके वर्किंग को, उनके बिहेवियर को, उनके परफॉर्मेंस को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करोगे और समझोगे कि कोई इशू तो नहीं आ रही है. आप ये समझ सकते हो कि देखिए बहुत ज़्यादा एब्सेंट तो नहीं कर रहा है, वो बहुत लेट में आ रहा है या फिर इरिटेटेड रहता है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो. तो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर कर वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मे भी कोई जिसको इशू हो रहा हो, कुछ डिससेटिस्फैक्शन हो रहा होगा, या फिर अनजस्टिस की फीलिंग उसको आ रही है. तो ऐसा कुछ आप ऑब्जर्व करके भी कंक्लूड कर सकते हो. तो ये आपका पहला हो गया. ग्रिप बॉक्स क्या होता है? ग्रिप बॉक्स जैसा आपका सजेशन बॉक्स होता है, वैसे भी ग्रिप बॉक्स होता है. एक बॉक्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमाइसेस में रख देते हो और उससे बोलते हो कि आप वहाँ पर अपने जो भी ग्रीवियंसेस है वो आप डाल सकते हो उसमें, विदाउट मेंशनिंग योर नेम. अगर आपको नेम मेंशन करना कर लो, कुछ भी हो, कि उस बंदे को कभी हेजिटेशन ना हो, कभी उसको प्रेशर ना फील हो. इसलिए हम लोग ये ग्रिप बॉक्स वाला आइडिया या फिर ये मॉडल हम यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसको कभी ऐसा ना लगे कि उसको पाउंड आउट किया जाएगा या फिर उसको हैरास किया जाएगा. इसलिए ये जो मेथड होता है, ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होता है अगर आप एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो. ओपन डोर पॉलिसी नाम से ही लग रहा है, इसमें क्या होता है कि आप फ्री फील करो किसी भी अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाकर अपने ग्रीवियंसेस को बताने के लिए. मतलब आपके टॉप मैनेजमेंट जो होगा वो ओपन होगा कि आप मुझसे आइए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे, कोई ना कोई सल्यूशन निकालेंगे. तो ये होता है ओपन डोर पॉलिसी. उनका जो डोर होता है वो ऑलमोस्ट ओपन होता है, इसको यहाँ पे एज्यूम किया जाता है. एग्जिट इंटरव्यू. एग्जिट इंटरव्यू कौन सा इंटरव्यू होता है? जब कोई एम्प्लॉई छोड़ के जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो रिज़ाइन दे दिया या फिर उसका रिटायरमेंट हो गया, किसी भी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, तो उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, उसका एक्सपीरियंस पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है कोई ग्रीवियंसेस थे, कोई इश्यूज़ थे, कुछ भी XYZ, कभी कुछ उसको प्रॉब्लम आई या फिर कुछ भी, कुछ उसको सजेशन देना हो तो वो दे सकता है. वो आपका आ जाता है एग्जिट इंटरव्यू में.
तो ये आपका हो गया कि आपको पता चल गया अब ग्रीवियंसेस हैं, तो उसको हैंडल करने का प्रोसेस क्या होगा। तो पहला है एक्नॉलेज डिससेटिस्फैक्शन। अब समझो, एक्नॉलेज करो कि वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन है, वहाँ पे ग्रीवियंस है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको करने के बाद डिफाइन करो प्रॉब्लम को। अब आपको समझ आ गया कि हाँ, यहाँ पे इस ग्रुप वर्क क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, ये आपने एक्नॉलेज कर लिया। अब समझो, डिफाइन करो प्रॉब्लम को कि यहाँ प्रॉब्लम आ तो रही है बट किस लिए आ रही है, प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का, तो वो डिफाइन होगा। फिर सारे फैक्ट्स कलेक्ट करो कि प्रॉब्लम किसके रिगार्डिंग है, कौन क्रिएट कर रहा है, कैसे सोल्यूशन होगा। जितनी भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसको आप कलेक्ट करो और उसको एनालाइज करो। फिर आप एनालाइज और डिसाइड करो कि ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे आएगा। फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करके अपना फॉलोअप ले सकते हो और उस ग्रीवियंस को रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका इजी पीजी सा हो गया आपका प्रोसीजर, जो आई थिंक आपको बहुत हैंडी होगा और आपको ये चीज़ें याद होंगी। अब देख लेते हैं की फैक्टर ऑफ ग्रीवियंसेस हैंडलिंग प्रोसीजर। अब आपने कोई ग्रीवियंसेस हैंडलिंग प्रोसीजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाई है, बट उसका क्या की फैक्टर है, वो चीज़ें आपके अंदर इंक्लूड होनी ही चाहिए। तो वो आपका ये टैरेक्टोन एंड हॉल्स ने रेफर किया था कि ये जो 4 पॉइंट है वो अब अगर आप कोई भी ग्रीवियंसेस हैंडलिंग बना रहे हो, प्रोसीजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर रहे हो, तो ये 4 पॉइंट तो होने ही चाहिए। पहला था फेयरनेस। आप जब भी कोई प्रोसीजर बनाओ तो हर एक इंडिविजुअल को देखते हुए बनाओ। अब ऐसा नहीं है कि आप इजी टू एक्सेस टॉप लेवल मैनेजमेंट को कर दे रहे हो और जो आपके वर्कर हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, आपने इंग्लिश में कोई फॉर्म रख दिया या फिर ऐसा कुछ कर दिया जो आपके जो लोअर वर्कर्स हैं वो नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं और वो नहीं प्रोसीजर में फॉलो कर पा रहे हैं, तो ये गलत होगा। तो फेयरनेस होनी चाहिए। सेकेंड है फैसिलिटीज़ फॉर रिप्रेजेंटेशन। आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें, वो अपने वर्क ग्रुप को रिप्रेजेंट करें। अगर कोई ग्रीवियंसेस या फिर कोई भी इशू आते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस अपने एम्प्लॉय में डाल दो कि वो एटलीस्ट जब भी कोई इशू आए तो वो स्टैंड आउट करके आपको वो प्रॉब्लम बताएं। प्रोसीड्यूरल स्टेप्स, आपके जो स्टेप्स होने चाहिए, जो भी आपका प्रोसेस आप अडॉप्ट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आपका प्रोसेस कुछ 2-3 स्टेप्स में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत लंबा है तो बहुत टाइम लेगा। अगर टाइम लेगा तो ग्रीवियंसेस आपके सॉल्व नहीं होंगे, ग्रीवियंसेस सॉल्व नहीं होंगे तो आपका टर्नओवर बढ़ सकता है, आपके एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होकर जॉब छोड़ सकते हैं। तो ये सारे इशू होते हैं। प्रॉपर्टीनेस क्या होता है, ये होता है जब किसी एम्प्लॉय को आप कुछ डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है तो उसको आप ऐसा फील करवाओ कि हाँ, यू आर द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और आपको हम फेवर करेंगे। आपको अगर जो भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट हम भी हैं, तो उसको ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। तो ये आपकी हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है ग्रीवियंसेस हैंडलिंग प्रोसीजर। कौन कौन से प्रोसेस हम लोग मेनली फॉलो करते हैं, तो ये होता है ओपन डोर पॉलिसी, स्टेप लेडर पॉलिसी और ग्रीवियंसेस हैंडलिंग कमेटी। ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है, आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो ओपन होता है, वो फ्री हेडेड खड़ा होता है कि आप आओ, जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे बताओ, हम सोल्यूशन देंगे। तो इसको देख लेते हैं। According to the name of the policy, it is clear there is restriction on employee to present their grievances to get solution and their grievances. The door of the top management of company are kept open. The aggrieved employee is free to meet and express their grievances to the top executive of organization and get his grievances redressed. तो वही ये कह रहे हैं, ओपन डोर पॉलिसी वही होती है, आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो आपका वेलकम करता है, अपने ग्रीवियंसेस को लेकर आओ, वहाँ पे आपका रिजॉल्व हो जाएगा, रिड्रेसल हो जाएगा और आप हेजिटेट मत हो। ये आपका मेन मोटिव होता है। और आप ये कह सकते हो ओपन डोर पॉलिसी जो होती है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में पीपल कम होते हैं, आपकी जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है वो भी कम होती है, तो ईजी हो जाता है आपका रीच करना टॉप लेवल मैनेजमेंट को।
अब देख लेते हैं स्टेप लेटर। स्टेप लेटर पॉलिसी क्या होती है? ये आपकी जो मीडियम या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे बेटर होती है, क्योंकि आप इजीली अपने जो बॉस हैं उन पे नहीं जा सकते। आप सुपरवाइज़र के पास जाओगे, सुपरवाइज़र मैनेजर के पास जाएगा, तो ये एक आपका लेटर होता है, उसको आपको फॉलो करनी पड़ती है जब भी कोई ग्रीवेंसेस आती है तो। दिस पॉलिसी इज यूज बाय द मीडियम एंड लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. The employee are more in number and executive are also busy with their task. They cannot spare time for everyone frequently for the grievances redressing. The policy suggested that they include a step, it called the step ladder. तो ये जो आपका प्रोसीजर वो आपको स्टेप्स प्रोवाइड करता है कि आप पहले किसके पास जाओगे, फिर किसके पास जाओगे, फिर किसके पास जाओगे। तो एक पूरा स्टेप्स आपको प्रोवाइड किया गया है कि आपका ग्रीवेंसेस अलग अलग स्टेप्स पे रिजॉल्व हो सके। The aggrieved employee has to follow step-by-step procedure for presenting and getting his grievances redressed. In this policy, whenever employee is dissatisfied, he can represent his problem to his immediate supervisor. The immediate supervisor look into the grievances and would give the solution within a shortest period. शॉर्टेस्ट पीरियड्स में आपका सुपरवाइज़र आपको देगा। अगर आपको इशू है तो सुपरवाइज़र के पास जाओ, वो आपका रिजॉल्व करेगा। अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो आप उसके अपर अथॉरिटी पे आओगे। अगर वहाँ पे आप नहीं सेटिस्फाई होते तो उसके अपर, ऐसे ही करके आपका जो ग्रीवेंसेस है वो टॉप मोस्ट पे जा सकता है अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। ये आपका एम्प्लॉई है, मान लेते हैं ये मैं हूँ, तो मैं अगर मुझे कोई इशू हो रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं अपने डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाऊंगी। जो मेरा सुपरवाइज़र है, जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रही हूँ, उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास जाऊंगी और अपने जो ग्रीवेंस है उसको बताऊंगी। तो उनके पास 48 आवर में मुझे सेटिस्फाई करना होगा, मुझे बताना होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व हो सकता है। तो उनके पास 48 आवर होते हैं इस मेरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, और जो भी आपका सोल्यूशन वो देते हैं अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, वो मुझे नहीं फेवर में लगता है, तो मैं उस ग्रीवेंस को लेके अपने HOD के पास जा सकती हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास। वो मुझे रिप्लाई कर सकते विद इन 3 डेज़, और विद इन 3 डेज़ में मुझे जो भी अगर मिलता है, जो भी आप मुझे कंक्लूड करके मुझे कोई सोल्यूशन मिला तो ठीक है। अगर नहीं मिला या फिर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो मैं जाऊंगी ग्रीवेंसेस कमेटी के पास, जिसके पास 7 दिन का टाइम होता है मुझे सोल्यूशन देने का। वो सोल्यूशन वो मुझे नहीं देता है, वो मैनेजमेंट को देता है 7 दिन में। और 7 दिन के बाद जब मैनेजमेंट को वो उसने दे दिया विद इन 7 डेज़, तो विद इन 3 डेज़, आफ्टर विद इन 3 डेज़ वो मुझे सेटल करेगा। मतलब फिर वो ग्रीवेंसेस का जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो मैनेजमेंट करेगी, जो विद इन 3 डेज़ होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे 10 डेज़ लग रहे हैं आपको, कई जगह आपको 7 डेज़ ही मिलेंगे, पर 7 डेज़ आपके अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे MCQs के, तो वहाँ पे ये ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे वो मैनेजमेंट वाला पार्ट वहाँ पे वो लोग भूल जाते हैं कि वो मैनेजमेंट के पास जाता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। CEO के पास जा सकते हैं, ग्रीवेंसेस कमेटी के बाद आप CEO के पास अपने जा सकते हो। वहाँ पे आपको 7 दिन का टाइम होता है, आपको 7 दिन के अंदर आपका रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हो। वहाँ पे उस आर्बिट्रेटर पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में आपको सॉल्यूशन देगा, कितने दिन में वो रिजॉल्व होगा आपका ग्रीवेंस। तो ये आपका जो डेज और आवर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर MCQs क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब देखते हैं ग्रीवेंसेस हैंडलिंग कमेटी। एक कमेटी ही हम बैठा देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रीवेंसेस को सॉल्व करती है, तो उसे कहते हैं ग्रीवेंसेस हैंडलिंग कमेटी। In this concept, the management has to appoint a grievance committee for redressing of grievances. In this committee, the representative of management and employee are appointed in equal number. तो यही वो कह रहे हैं, एक कमेटी अपॉइंट कर ली जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर साथ में बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं और एक मिडवे सोल्यूशन पे पहुंचते हैं जो उस ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर देगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपके पेपर का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, और MCQs वहाँ पे होते हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और फेसबुक पे लाइक कर सकते हो। थैंक यू।